हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मैंने जूनियर असिस्टेंट में दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट में कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आज दोस्तों दूसरा वीडियो होगा। और इसमें दोस्तों मैंने 2025 में जो अभी पेपर हुआ है, 2025 में जो पेपर हुआ है दोस्तों, उस पेपर को पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसके प्रीवियस में जो वीडियो दिया हूँ दोस्तों, उसमें जो है मैंने पैटर्न बताया था कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है कंप्यूटर में। दोस्तों आज एक चीज के लिए मैं माफी चाहता हूं कि मेरा गला थोड़ा सा डाउन है, ठीक है, तो आप इसकी चिंता नहीं करिएगा। जो भी दिक्कत होगी तो मैं फिर से भी इसको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। आज देखिए क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन है, जानते हैं कि 15 क्वेश्चन इसमें जूनियर असिस्टेंट मेंस में पूछा जाएगा, लेकिन बहुत धाकड़ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस समय, तो उसी लेवल के हमको पढ़ाई चाहिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैक एड्रेस इज करेक्ट, ठीक है। मैक एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहली बात तो आपको मैक एड्रेस के बारे में पूरी चीजें पता होगी, तभी आप एक क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैक एड्रेस में इट इज द पासवर्ड यूज टू द सिक्योर द वाईफाई नेटवर्क। देखिए इस तरीके के ऑप्शन बनाया गया है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इट इज अ सीरियल नंबर असाइन टू द डिवाइस बाय द यूजर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इट इज द टाइप ऑफ द इनक्रिप्शन यूज इन द वायरलेस। देखिए इनक्रिप्शन और वायरलेस से इसका कोई मतलब नहीं है। इट इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन, बिल्कुल इट इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन। जैसे आपके कंप्यूटर में आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, आईपी एड्रेस होता है, ये दोस्तों 32 बिट का होता है, पता है ना, 32 बिट का होता है, जिसमें इसको हम डॉट के द्वारा हम सेपरेट करते हैं, ध्यान रखिएगा, डॉट के द्वारा हम सेपरेट करते हैं। और एक एक में 8 बिट्स होता है, एक एक में 8 बिट्स होता है ना, ये देखिए, तो 8 चौक कितना हुआ, 32 हुआ। इतना समझ में आ गया आईपी एड्रेस के बारे में। तो अब मैक एड्रेस आप जरूर समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इतना समझ में आया। इट इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन असाइन टू द ईच डिवाइस बाय द मैन्युफैक्चरर, बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। एक होता है और इसमें ऑप्शन जोड़ दिया गया है, नॉन ऑफ दिए, क्योंकि 5 ऑप्शन यूपी ट्रिपल एस सी विभाग जो है दोस्तों, इस समय 5 ऑप्शन आपको देता है। कितने ऑप्शन देता है, 5 ऑप्शन देता है, तो आपको 4 में रहेगा, एक नॉन ऑफ दी एबव रहेगा, ठीक है। तो इतना समझ। देखिए अब हम आएंगे किसके बारे में जानने के लिए, मैक एड्रेस के बारे में। तो इसको थोड़ा सा मैं अब ऊपर करता हूं। अब यहाँ पे मैक एड्रेस के बारे में डिटेल से आपको बता देता हूं। देखिए पहली बात तो मैक एड्रेस में जान लीजिए 48 बिट का होता है, ठीक है, 48 बिट का होता है। और ये जब भी कहा जाए कि मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रत्येक डिवाइस को दी गई एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। क्या होता है दोस्तों, यूनिक, सारे वर्ड मेरे लिखते जाइएगा, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये कब दिया जाता है, मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया जाता है, नंबर होता है, ठीक है। या कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है। हाँ 48 बिट का होता है। हर एक में 12 अंक होंगे, 12, तो 12 बार दुनाई 24, ठीक है, बार दुनाई 24, बार तिहाई 36, बार चौक 48। लेकिन आप सोचेंगे कि 12 अंक की हेक्साडेसिमल के प्रारूप में इसे हम दर्शाएंगे, तो जिसमें हम 4 अंकी समूह को हम ये कॉलन के द्वारा इसे सेपरेट करते हैं। अच्छा, कॉलन के अलावा भी एक तरीके होता है, कैसे, इससे हम ये डैश, ये देखिए, ये डैश से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ये डैश से, इससे भी हम सेपरेट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये है आपके डैश, ठीक है। और इसमें कितना होगा, 12 का क्या होगा, समूह होगा, अलग किया जाता है इसको। तो अब ये दोस्तों आप एक बात बताइए कि हमारा जो 48 का 48 बिट का मैक एड्रेस होगा, वो क्या आईपी एड्रेस से थोड़ा डिफरेंट होगा। हाँ दोस्तों, ये थोड़ा डिफरेंट होगा, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको समझ में आ गया है। अब ज्यादा डिटेल फिर जब थ्योरेटिकल वीडियो स्टार्ट करूंगा दोस्तों, उसमें दूंगा। समझ में आया, तो अब समझ में आया मैक एड्रेस में कौन सा सही है, डी ऑप्शन इनको बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, विच डिवाइस द प्रोवाइड
centralized storage accessible by the multiple devices on a home network। दोस्तों देखिए जिस तरीके क्वेश्चन पूछा गया है, एक अगर सामान्य बच्चा है जो कंप्यूटर से रिलेशन नहीं रखता है, ठीक है, उसके लिए ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब लोग बाग देखिए बहुत तरीके के क्लासेस चलाते हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ा दीजिए, लेकिन आपके सिलेबस का है ही नहीं वो, तो आपके कोई काम का नहीं होगा वो, ठीक है। आपके सिलेबस में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उन टॉपिकों को पढ़ना होता है, तभी एग्जाम क्रैक होगा। और आपका एग्जाम कब है दोस्तों? नेक्स्ट एग्जाम आप जान रहे हैं कि 1 फरवरी का आपका एग्जाम लगा हुआ है जूनियर असिस्टेंट, तो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करना है। देखिए कौन सा उपकरण होम नेटवर्क पर एकाधिकार उपकरणों द्वारा पहुंच वाला केंद्रीकृत स्टोरेज प्रदान करता है? राउटर एकाधिकरण करता है क्या? नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा। HDMI स्प्लिटर नहीं। मॉडम नहीं। नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज बिल्कुल सही दोस्तों, डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट होता है कि नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज जो है एकाधिकार देता है, मतलब केंद्रीकृत करता है। तो अब देखिए राउटर क्या है, इसके बारे में आप एक एक पहले जान लीजिए, फिर हम चलते हैं डी ऑप्शन पे। राउटर देखिए, आप जियो का नेटवर्क लगाते होंगे, जियो का आप जो है वाईफाई खरीदे होंगे, ध्यान रखिएगा। आप फाइबर जिसे आप बोलते हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसमें आप एक बॉक्स मिलता है, इस तरीके का बॉक्स, उसमें लिखा रहता है जियो, ठीक है, यही है दोस्तों राउटर, ठीक है, यही है दोस्तों राउटर। HDMI क्या है, इसके बारे में समझिए। HDMI एक केबल होती है, ठीक है, HDMI क्या होती है? एक केबल होती है जो जिस तरीके से, अगर हम बात करूं जैसे कैमरा को हमको हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो हम HDMI से कनेक्ट कर देंगे। हाँ, HDMI मिनी पोर्ट भी होता है, मैक्स पोर्ट भी होता है, मतलब मिनी भी होता है और मैक्स भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब एक बात बताइए कि हम HDMI के थ्रू अपना जो है जैसे हमारा CPU है और उसको मॉनिटर से भी अटैच करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। मॉडम क्या है दोस्तों, इसको समझिए। मॉडम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर होता है मॉड्यूलेटर, ठीक है, और इसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। देखिए मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मतलब दोनों काम करता है मॉडम, ठीक, मॉड्यूलेट भी करता है और डीमॉड्यूलेट करता है। आप इंटरनेट से लाते हो, ठीक है, इंटरनेट कंप्यूटर को प्रोवाइड भी करता है, ठीक है, और मतलब बाहर से अंदर और अंदर से बाहर, ये आप समझ लीजिए। अब आ जाइए नेटवर्क अटैचमेंट कार्ड, देखिए इसके बारे में समझिए थोड़ा सा। नेटवर्क अटैचमेंट कार्ड ठीक है, एक इसको डेडिकेटेड स्टोरेज डिवाइस होता है। ये कैसा होता है, यहां मैं लिख देता हूं, ये होता है दोस्तों डेडिकेटेड स्टोरेज डिवाइस होता है। डेडिकेटेड स्टोरेज डिवाइस होता है जो सीधे कहां से, नेटवर्क से जुड़ा होता है, मतलब सीधे तौर पे सीधे नेटवर्क से दोस्तों ये जुड़ा होता है, ठीक है, सीधे नेटवर्क से जुड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो इसमें एक टर्म आया था कि सेंट्रलाइज स्टोरेज क्या है, इसे आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। देखिए सेंट्रलाइज स्टोरेज मतलब कि ऐसे डिवाइस में एक या अधिक हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव, मतलब मैंने किसकी बात किया, HDD की बात किया, और SSD मतलब कि सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD होते हैं जो सभी डेटा को एक ही स्थान पे क्या कर देते हैं दोस्तों, स्टोर कर देते हैं। समझ में आया? इसमें एक और शब्द बोला है दोस्तों, एक्सेस बाई मल्टीपल डिवाइस। यहाँ पे देखिए एक्सेस बाई मल्टीपल डिवाइस ना, मल्टीपल डिवाइस क्या है इसके बारे में समझिए। तीसरा पॉइंट है ना, पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा पॉइंट समझिए। या नेटवर्क के कनेक्टेड होते, मतलब इसमें नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, जिसमें मतलब कि होम नेटवर्क, ठीक है, घर में नेटवर्क पे मौजूद कई डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ठीक है, टीवी, ये सब एक ही समय में एक पर स्टोर की गई फाइलों को एक्सेस, सेव और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, सेव कर सकते हैं और आराम से इसको शेयर कर सकते हैं। समझ में है? दूसरा क्वेश्चन खत्म, ठीक।
अब आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए, मैच द गिवन स्टोरेज टेक्नोलॉजी लिस्ट फर्स्ट विथ देयर द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक लिस्ट सेकंड। दी गई भंडारण प्रौद्योगिकियों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड, मतलब विशिष्ट विशेषताओं से इसे मिलाना है। तो अब इसमें मैं आपको और भी मेरा वीडियो देखते रहा करिए, जैसे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में मैं पढ़ाया जो, फिर यहाँ पे आ जाइए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पुरानी अगर प्लेलिस्ट आप देख लीजिए तो ये सब क्वेश्चन हवा में उड़ जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा इसमें, ठीक है। जैसे EEPROM, इरेजेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, समझ में आया कहाँ से ये ऑप्शन बना, ठीक है। कहाँ से ऑप्शन बना, ये मेमोरी से बना। ये किस में से बना, मेमोरी। बताता हूं कि मेमोरी दो टाइप की होती है, कौन कौन से, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, इसको दोस्तों नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है रैम और एक होता है रोम, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैम के फिर से दोस्तों दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है यस रैम, रैम के दो पार्ट होंगे, यस रैम और डी रैम। आप अभी इसी से एक क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है, देखिए यस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसमें रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती। डी रैम मतलब इसमें रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। और रोम के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा होता है ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और तीसरा होता है आपका EEPROM। देखिए ये सब पानी की तरह बिल्कुल रटा होना चाहिए, तभी ये सब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज आप सोच भी नहीं सकते कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये यहाँ से ये आपका क्वेश्चन आया है। तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, वोलाटाइल के अंतर्गत, लेकिन रोम मैन्युफैक्चरिंग के दौरान लगाई जाती है, तो इसमें जो रखा जाता है वो नॉन वोलाटाइल के अंतर्गत रखा जाता है ना इसे, ठीक है, समझ में आया, नॉन वोलाटाइल। अच्छा सेकेंडरी मेमोरी थोड़ा सा बता देता हूं यहीं पे। सेकेंडरी मेमोरी के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक मेमोरी, और दूसरा होता है ऑप्टिकल मेमोरी। अब मैग्नेटिक मेमोरी के दो, एक होता है मैग्नेटिक टेप और दूसरा होता है हार्ड डिस्क। इसमें आएगा दोस्तों CD DVD, ठीक है, CD DVD और ब्लूरे डिस्क, ठीक है, ब्लूरे डिस्क, ये सब इसमें आएंगे। तो अब आप समझिए कि EEPROM नॉन वोलाटाइल है और इसका काम क्या है। देखिए रोम में कोई, आप जानते हैं कि रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। एक बार अगर इसको हम क्या करते हैं, एक बार इसमें मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो प्रोग्राम कर दिया जाता है उसमें फिर इरेज नहीं होता। लेकिन भैया यहाँ पे हमने लिखा है कि EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ठीक है, तो यूवी जो EEPROM है इसको हम यूवी रेज के तहत हम इसको क्या करते हैं, इसको हम इरेज कर सकते हैं। EEPROM यही है दोस्तों पेन ड्राइव, इसी को कहते हैं फ्लैश ड्राइव, ठीक है, यही है पेन ड्राइव, मतलब कि पेन ड्राइव है, इसको हम आसानी से डाटा उड़ा के और फिर से स्टोर कर सकते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे अब इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, जहां पे लिखा हो मैच कर रहा हो वही सही है। पहला वाला देखिए क्या आया, ये यहाँ पे चले जाइए, देखिए इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल ना, तो बस पहला का चौथा मिलाइए। देखिए आंख मूंदी है और पहला का चौथा मिला लीजिए। पहला का क्या है, चौथा, एक ही ऑप्शन सही है। अरे दोस्तों डी पे ऑप्शन मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है और सब अपने आप मिल जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हैं, इतना अच्छा तरीके से क्वेश्चन आया है। देखिए अब इसको मिला लीजिए, ये समझ में आ गया। अब इसको मिलाइए, देखिए अब बी का क्या है, तीसरा है, मतलब कि बी का अब तीसरा है ना, तो देखिए बी वाले का तीसरा, बी वाले का, अच्छा अभी बी कठिन पड़ रहा है तो आप हार्ड डिस्क पे आ जाइए, ठीक है, हार्ड डिस्क पे आ जाइए। हार्ड डिस्क तो मैंने बता दिया कि ये सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल मतलब स्टोरेज मेमोरी है, प्रोसेसिंग मेमोरी प्राइमरी के अंतर्गत होता है, ठीक है। हाँ, तो अब डी वाले का जो मतलब कि सी का पहला गया, देखिए ये क्या है, मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स मैग्नेटिक स्टोरेज, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, यहां चला गया। तो फिर डी रैम क्या है भाई, डी रैम क्या है, ये है क्या, वोलाटाइल के अंतर्गत। देखिए मैंने किसको, रोम को नॉन वोलाटाइल के अंतर्गत बताया ना,
और यहां से आप पकड़ लीजिए कि ये क्या है, फास्ट वोलाटाइल मेमोरी मीडिंग कांस्टेंट रिफ्रेश, जिसको हमें रिफ्रेश की जरूरत होती है, अभी अभी बताया था ना। ठीक है, तो अब बचा कौन से बताइए, ये बी का बचा क्या, से थर्ड वाला, मतलब PCI एक्सप्रेस बस कनेक्ट से SSD टू सर्वर स्टोरेज, ये है दोस्तों। तो बताइए इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है इसमें, ठीक इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और इन क्वेश्चनों को दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा, तभी ये सही हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन ए IPv6 was introduced to replace IPv4, मतलब अभिकथन ए IPv6 को IPv4 को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रवर्तित किया गया था। दोस्तों ये क्या कह रहा है जरा समझिएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास दो तरीके के कथन दे रहा है, दो तरीके के हमको कथन दे रहा है, और उनको देखिए, उन दो कथन को आपको मैच कराना है। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है कि IPv6 को IPv4 को प्रतिस्थापित, क्योंकि IPv4 जो है वो इस समय क्या हो गया है दोस्तों, IPv4 जैसे हमारे पास इस तरह बहुत सारे जो है कनेक्टिंग डिवाइसेस आ गए, तो ये जो है IPv6 से कम पावर का है, एक तरीके से समझिए। तो IPv6 जो है इससे ज्यादा पावर के है, IPv6 से ज्यादा पावर के है ना, तो ये इसको रिप्लेस कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, अब इसका रीजन है, रीजन समझिए, IPv4 could not provide the enough IP address to accommodate the growth of the internet। ठीक है, कारण क्या कह रहा है, IPv4 इंटरनेट के विकास के अनुरूप पर्याप्त IP एड्रेस उपलब्ध नहीं करा पाता। बिल्कुल सही, पर्याप्त IP एड्रेस उपलब्ध नहीं करा पा रहा, तो मतलब कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, और इसका जो R दिया हुआ है रीजन वो भी सही है। तो अब ऑप्शन में आ जाइए, देखिए बोथ असर्शन ये एंड रीजन आर ट्रू, बट द रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नॉट क्यों, मैंने तो अभी बोला कि इसका सही एक्सप्लेनेशन है, तो ये तो यहीं से खत्म हो गया। आगे देखिए, असर्शन ये इज द ट्रू बट द रीजन आर इज द फॉल्स। क्यों, फॉल्स कहाँ है? ठीक है, ये भी गलत हो गया। असर्शन ए इज द ट्रू बट द रीजन आर इज द ट्रू। अभिकथन ये गलत नहीं, ये तो ट्रू है। ठीक है, इज द ट्रू बट द रीजन आर इज द ट्रू, यहां नॉट ट्रू लिखना चाहिए इसको। ठीक है, नहीं तो फिर ऑप्शन ही नहीं बन पाएगा। यहां पे देखिए, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर द ट्रू, बिल्कुल सही, एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। देखिए डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अब आइए इसके डिटेल में चलता हूं, किस तरीके से आप इसको समझोगे। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, नन ऑफ दी एबव में नहीं लगाना है। ठीक है, आपको लोगों को ध्यान रखिएगा। देखिए IPv6 वास्तव में दोस्तों IPv4 को बदलने के लिए बनाया गया है। ठीक है, मतलब इसको चेंज करेगा। IPv6 किसको चेंज करेगा? चेंज करेगा IPv4 को, IPv4 को चेंज करेगा, ध्यान रखिएगा। और दूसरा पॉइंट, IPv4 केवल लगभग कितने IP, सब पॉइंट याद रखिएगा, ध्यान रखेंगे। IPv4 लगभग दोस्तों 4.3 बिलियन कहिए, ठीक है, बिलियन, 3 बिलियन IP एड्रेसेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, IP एड्रेसेस प्रोवाइड करता है, जबकि हमारे आजकल इतना इंटरनेट ब्रॉड हो गया है जिसमें IoT डिवाइसेस हैं जो कनेक्शन लेती हैं, तो उनके लिए पर्याप्त अब नहीं रह गया है। इसलिए IPv4 एड्रेस की कमी होने के कारण हम IPv6 को जो है दोस्तों ले आते हैं,
और उससे जो है आज के जनरेशन के इंटरनेट मतलब ब्रॉड इंटरनेट को संभालने की क्षमता है। ठीक है, अधिक संख्या में आईपी एड्रेस ये प्रोवाइड करेगा कंपैरिजन टू IPv4। समझ में आया? अब आपको अच्छी तरीके से इसका आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है दोस्तों आपका ये भी मैच वाला देखिए क्वेश्चन है। तो अब पहले आप समझिए, मैच वाले क्वेश्चनों को समझने के लिए पहले मैं इसका डिटेल दे देता हूं, क्योंकि ये किससे, मेमोरी यूनिट से पूछा गया। मेमोरी यूनिट से देखिए 2 क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं आपको थ्योरेटिकल में पहले मेमोरी यूनिट ही दे देता हूं। क्या समझ रहे हैं? थ्योरेटिकल में पहले मैं मेमोरी यूनिट ही दे देता हूं आपको। ठीक है, मेमोरी यूनिट ही दे देता हूं और उस मेमोरी यूनिट से आपका बहुत सारा कवर हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा पहले इसका फार्मूला बता देता हूं। देखिए, एक बाइट है, एक बाइट बराबर 8 बिट्स है। एक बाइट बराबर 8 बिट्स हो गया, तो 4 बिट्स बराबर, ठीक है, 4 बिट्स बराबर 1 निबल होता है। ठीक, तो मतलब 8 बिट्स बराबर 8 बिट्स बराबर 8 बिट्स बराबर क्या, 2 निबल हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, समझ में है? मतलब 2 निबल बराबर 1 बाइट्स हो गया। समझ में है? इस तरीके के ये निबल वाले भी याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो फिर 1 KB बराबर, KB मतलब किलोबाइट, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं 1024 क्या होंगे दोस्तों, बाइट्स होंगे, ध्यान रखिएगा। फिर 1 MB बराबर, मेगाबाइट बराबर 1024 क्या होगा, KB, किलोबाइट होगा। वहीं पे 1 GB बराबर 1024 MB हो जाएगा, मेगाबाइट। वहीं पे 1 TB बराबर 1024 क्या हो गया, GB, गीगाबाइट। ठीक, समझ में? इतने में आपका ये आंसर हल हो जाएगा आराम से। तो यहां मिलाइए, किलोबाइट कहां मिल रहा है, किलोबाइट। देखिए 1 KB बराबर 1024 बाइट्स हो जाएगा। 1 KB बराबर 1024 बाइट्स। ठीक है, 1024 क्या हो जाएगा, बाइट्स हो जाएगा। तो इसमें पहला ही ऑप्शन ढूंढ लीजिए, 1024 बाइट्स कहाँ है, ये है। देखिए पहला, यहां पे मिला लीजिए ए का पहला, आगे जाने की भैया जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। ठीक है, अब आप आसानी से मिला सकते हैं। दूसरे का क्या है, बी है। अरे दूसरे का बी का क्या है, सेकेंड ही पूछा गया। 1 GB बराबर कितना है, यहाँ 1 GB नहीं लिखा है, 1 GB अपने से मान लीजिए, इनमें 1 लगा लीजिए। ठीक है, ये देखिए आ गया। अब यहाँ देखिए टेराबाइट GB, मतलब इसका चौथे पे पहुंच गया। 1 टेराबाइट बराबर 1024 GB, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए मेगाबाइट 1024 KB, मतलब ये यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, 1024 KB। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल समझ लीजिए कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको बता देता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, वही क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, फालतू की बकवास पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे देखिए IoT आर्किटेक्चर एंड IoT गेटवे प्राइमरली एक्ट एज द ब्रिज बिटवीन डैश एंड द क्लाउड। IoT आर्किटेक्चर में IoT गेटवे मुख्य रूप से और क्लाउड के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। एक सेतु के रूप में क्या करता है, क्लाउड के बीच में कार्य करता है। तो सेंसर, यूजर, राउटर, वेब पेज, तो इसका दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, सेंसर। अब IoT है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे पहले। IoT है दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पहले फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको भी पढ़ाने की जरूरत है मुझे लग रहा है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT गेटवे जैसे सेंसर या डिवाइस जो भी कह दीजिए, और क्लाउड के बीच एक सेतु के रूप में, जैसे आपके क्वेश्चन में बोला एक क्लाउड या ब्रिज बिटवीन, तो यहाँ पे सेंसर डाल दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, सेंसर एंड द क्लाउड, मतलब ठीक है।
कार्य करता है ना। बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं है, आपको मैं जरूर दोस्तों मेहनत करके आपका कोर्स कंप्लीट करूंगा। यहाँ पे देखिए, देखिए गेटवे सेंसर को क्या करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है, और जो भी पॉसिबल पाथ मतलब संसाधित कहते हैं ना हिंदी में, संसाधित करता है ना, उसे फिर कलेक्ट करने के बाद उसे संसाधित करेगा, फिर उस डेटा को आगे के विश्लेषण और स्टोरेज के लिए क्लाउड पर भेजता है। मैंने क्या बोला, उसको एनालिसिस, उसको एनालिसिस एंड स्टोरेज, एनालिसिस एंड स्टोरेज के लिए कहां पे भेजता है, क्लाउड पे भेजता है। यह मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस का एक एकीकृत नेटवर्क से जोड़ने और उनके प्रोटोकॉल के बीच ट्रांसलेट करने में भी ये मदद करता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के डिवाइस एक दूसरे से आपस में क्या कर सकती हैं, बातें कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। समझ में आया इतनी बातें? तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 72। हाउ इज सब टोटल। यहां पे देखिए ये क्या दिया है, ठीक है, ये क्या दिया है। अगर मैं एक यहाँ पे, आप पहले एक एक्सेल बना लीजिए, ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप इनको समझ लीजिए। ये एक्सेल है, एक्सेल सीट है, ठीक है। अगर ये रो है, ये क्या होती है, इधर रो होती है और ये इधर कॉलम होती है, ठीक, समझ में आया। तो रो को पहले हमारा ये रो को हम किस तरीके से लिखते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। रो को हम 1 2 3 4 और इधर ए बी सी डी इस तरीके लिखते हैं, ठीक है, समझ में है। तो वही चीजें लिखा है AI A10, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम सम A1 A10। ये क्या है, AI नहीं है, ये 1 होना चाहिए, ठीक है। ये कैसे डिफरेंट है, तो सब टोटल 9 AI A10 किस प्रकार से, AI ही है दोस्तों, क्योंकि 2 जगह लिखा है, ठीक है, मान लेते हैं आई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AI A10 ये कॉलम से रहेगा हरदम, किस प्रकार के, सम AI और A10 से भिन्न है, ठीक है। AI A10 ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, जो भी है आगे देखते हैं। देखिए, सब टोटल इंक्लूड द हिडन रो, सब टोटल रिटर्न्स द एवरेज इंस्टीट्यूट ऑफ द सम, और ये क्या है, सब टोटल इग्नोर्स मैनुअली हिडन रोज और सब टोटल इग्नोर्स टेस्ट सेल, नन ऑफ दी अबव। तो अब एक एक करके मैं इसको, पहले इसका ऑप्शन बता देता हूँ, सी नंबर इसका सही है, सब टोटल इग्नोर्स द मैनुअल हिडन रो विथ द फिल्टर सब टोटल, ठीक, मैनुअल रूप से छिपाई गई पंक्तियों फिल्टर के साथ को अनदेखा करते। देखिए यहां जो सब टोटल, सी को समझिए, सब टोटल, ठीक है, उस सब टोटल जो है उस सम सभी रोज को शामिल करता है, चाहे वो हाइड हो या ना हो। समझ में आया? यहां पे देखिए, सम AI और 10 का मतलब क्या है, यहां पे बताता हूं। अगला जैसे हमारा लिखा है सम A1 कोलन A10, मतलब A1 A10 ना, यह फंक्शन A1 से A10 तक की सभी पंक्तियों, पंक्ति मतलब रो, ठीक है, सभी रो का क्या करेगा, रो का टोटल करेगा, ठीक है, टोटल करेगा मतलब योग करेगा, जिनमें से रोज भी शामिल है, जिन्हें अपने मैनुअल रूप से वो हाइड कर सकता है और फिल्टर कर सकता है। समझिएगा, हाइड भी कर सकता है और फिल्टर भी कर सकता है। अब यहाँ पे सब टोटल वाला देख लीजिए एक पॉइंट, अगर हम इसको लिख दिए सब टोटल, सब टोटल यही लिखा है आपके ऑप्शन में 9, A1 कोलन A10, ठीक है, ये लीजिए।
देखिए यह 9 सम फंक्शन को संदर्भित करेगा। यह किसको करेगा? 9 सम फंक्शन को, 9 सम फंक्शन, 9 सम फंक्शन को ही क्या करेगा? ये संदर्भित करने लगेगा। मतलब कि यह जो फार्मूला है A1 से A10, यह किस में? श्रेणी में ना। हाँ, श्रेणी में सभी संख्याओं को योग करेगा। लेकिन अगर कोई इसमें हाइड है, कोई इसमें कोई रो क्या है? हाइड है। मान लीजिए कोई रो हाइड है तो उसे ये क्या कर देगा? उसे एक तरीके से कहिए इग्नोर कर देगा। क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा। समझ में आया? सभी चीजें समझ में आई? तो ये है दोस्तों इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, इज द मेथड टू द डिसीव victims by the altering and email address URL, while is the method to the trick users to the providing sensitive information like the login credential। अरे दोस्तों ये तो बिल्कुल से एक तरीके से कहिए उसको डिफिनीशन में बता रहा है। देखिए यहाँ पे एक ऐसा तरीका है जिसमें ईमेल एड्रेस URL में फेरबदल करके लोगों को धोखा दिया जाता है, तो वो होता है स्पूफिंग। ये क्या है? ये है स्पूफिंग दोस्तों। ठीक है, इधर देखते हैं। जबकि डैश उपयोग, आगे पढ़ लीजिए नहीं तो गलत हो सकता है। उपयोगकर्ताओं से लॉगिन क्रेडेंशियल, मतलब उसी की तरीके जैसे संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखा देने का तरीका है, तो ये होती है फिशिंग। अब ये सब पढ़ना तो पड़ेगा ही, ये फिशिंग के तहत होता है। तो यहां देखिए ऑप्शन में कहीं है स्पूफिंग फिशिंग, ये पहला ही ऑप्शन सही है। स्पूफिंग फिशिंग, हैकिंग फिशिंग, ईमेल बॉम्बिंग फिशिंग, मॉलवेयर स्पूफिंग की नन ऑफ दी एबव। तो ये पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब स्पूफिंग ये बता ही दिया हूं, और चीजें बता देता हूं। देखिए ठीक है, देखिए फिशिंग में जैसे एक जो अटैकर होता है आमतौर पे किसी प्रतिष्ठित संस्था या व्यक्ति को वेश धारण करता है, ठीक है, और यूजर से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसे काम ये किस में करता है? ये फिशिंग में करता है। ठीक है, मतलब उसी तरीके के डुप्लीकेट रूप धारण करता है। क्या कहेंगे? एक तरीके से डुप्लीकेट रूप धारण कर लेता है, धारण करता है और जानकारी को कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, जानकारी को क्या कर लेता है? चुरा लेता है। कलेक्ट करना नहीं, चुराना, चुरा लेता है। ठीक है, चुरा लेता है। समझ में है? ये होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, अ सोशल मीडिया द अकाउंट दैट द फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट्स विथ एंड एम्प्लीफाइज disinformation using the automation is often called an। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, एक सोशल मीडिया अकाउंट जो अक्सर स्वचालन का उपयोग करके गलत सूचनाओं को बार बार आदान प्रदान करता है और उन्हें बढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं? अरे भाई उसे स्पैम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे स्पैम कहते हैं। इसमें स्पैम कहीं है? बॉट। अरे इसी का रूप है, स्पैम का दूसरा रूप बॉट है। ठीक है, इन्फ्लुएंसेस, मॉडरेटर, हैकर नहीं, ये है स्पैम। इसमें देखिए ये होता क्या है? देखिए जैसे इसमें लिखा ही है सोशल मीडिया वाला, मैं दूसरा जैसे देखिए स्पैम बॉट, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ इसका। ठीक है, स्पैम बॉट। ठीक है, स्पैम बॉट इसी को कहते हैं, स्पैम बॉट। यह अकाउंट अक्सर जो है ऑटोमेटेड होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ऑटोमेटेड अकाउंट होते हैं और गलत इंफॉर्मेशन, मतलब डिस इंफॉर्मेशन, क्या कहूंगा इसको मैं? डिस इंफॉर्मेशन या और
इसी को कहते हैं मिस इंफॉर्मेशन। मिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, मिस इंफॉर्मेशन को तेजी से फैलाने में डिजाइन किए जाते हैं। इसको ये क्या कहते हैं, तेजी से फैलाने में डिजाइन करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ बॉट करके पूछ लिया तो पहला ऑप्शन लगा दीजिए, सही जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच हार्डवेयर कंपोनेंट लिस्ट फर्स्ट एंड देयर फंक्शन लिस्ट सेकेंड। हार्डवेयर घटकों सूची फर्स्ट को उनके कार्यों सूची सेकेंड से क्या करिए, मिलाइए। यहाँ पे देखिए जीपीयू, जीपीयू। अब आपको अभी मैंने रैम पहले पढ़ाया, ठीक है, तो देखिए सारे ऑप्शन दिए रहे थे, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप सारे ऑप्शन में पहले से जो नहीं आता उसी में आप उसी के चक्कर में पड़े रहिए, बिल्कुल नहीं। पहले रैम के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी मैंने इसको बताया, सॉरी इसको मैंने वोलाटाइल मेमोरी बताया, ठीक है, इसको मैंने वोलाटाइल मेमोरी करते। और ये क्या है, ये प्रोसेसिंग मेमोरी मैंने इसको बताया, ठीक है, प्रोसेसिंग, और इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें रैम में यहां से आप पढ़िए टेम्पररी डाटा स्टोरेज फॉर द डिवाइस प्रोसेस, मतलब बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए यहाँ पे मिल गया, जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तभी तक आपका रैम काम करता है, कंप्यूटर बंद रैम का सारा डाटा हार्ड डिस्क या एसएसडी में कॉपी हो जाता है। और आपका जबकि हार्ड डिस्क में ऐसा नहीं होता, स्टोरेज डिवाइस होती है और रोम भी नॉन वोलाटाइल डिवाइस है, ठीक है। तो देखिए बी का पहला, इसमें बी का पहला देखिए कहां पे है, अरे भैया फिर से वही ऑप्शन सही हो गया, एक में हमको ऑप्शन मिल गया। अब आप मिला लीजिए, ठीक है। देखिए ए का तीसरा छोड़िए, पहले इसका मिलाइए, सी का एसएसडी बता चुका हूं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका क्या होगा फुल फॉर्म, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, ड्राइव। तो इसका मिलाइए, आप सी का चौथा बोल रहा है, मतलब नॉन वोलाटाइल है, बिल्कुल करेक्ट, अभी तो बताया हूं, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज फॉर द परमानेंट डाटा। सीपीयू क्या है, सीपीयू भैया एग्जीक्यूशन, इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस डाटा है, मतलब ये कहां पे चला जाएगा, डी का दूसरा पहुंच जाएगा। बचा एक, उसको इसमें लगा दीजिए, ये लीजिए, ठीक है। मतलब जीपीयू क्या है, डेडिकेटेड प्रोसेसिंग ऑफ द ग्राफिक्स एंड वर्चुअल डाटा, मतलब ये ऑप्शन सही है ना, बिल्कुल। अब जो भी ये सब में नहीं समझ में आता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, जहां से नहीं समझ में आता वो उस चैप्टर को पहले खत्म करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए, द डिवाइस आर द सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इमीडिएटली बिटवीन द क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड सर्वर रिस्पॉन्सेस ऑन इंटरनेट इज नोन एज, वह उपकरण या सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पे क्लाइंट अनुरोधों और सर्वर प्रतिक्रियाओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं ये पूछा है, तो उसे क्या कहते हैं बताइए, प्रॉक्सी सर्वर कहेंगे ना, उसे हम प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं, प्रॉक्सी सर्वर, ये ऑप्शन में मिलना जरूर चाहिए, प्रॉक्सी सर्वर। यहाँ पे देखिए मॉडम स्विच, ये देखिए प्रॉक्सी सर्वर रखा है, ठीक है। फायरवॉल, मॉडम क्या है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, स्विच आप जानते ही हैं, ठीक है। स्विच को थोड़ा सा डिटेल दे देता हूं, ये हब का एक्सटेंशन है, हब का क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है, हब का एक्सटेंशन रूप है। जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो इस तरीके के बॉक्स लगे रहते हैं, इसमें से बहुत तरीके से ऐसे वायर निकली रहती है, यही है दोस्तों स्विच, ठीक है। फायरवॉल क्या है, फायरवॉल आपका सुरक्षा प्रदान करता है कंप्यूटर के जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है, ठीक है। और प्रॉक्सी सर्वर आपको मैं बता ही दिया कि प्रॉक्सी सर्वर होता क्या है। एक बार और प्रॉक्सी सर्वर पे आ जाते हैं। देखिए प्रॉक्सी सर्वर एक क्या है, एक तरीके से इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पे क्लाइंट रिक्वेस्ट, जैसे एक वेब के लिए अपना रिक्वेस्ट डालो और सर्वर प्रोसेसेस के लिए उस वेब पेज को वापस से वहां पे भेज देना के बीच ये कार्य करता है, ठीक है। या सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी प्रदर्शन और आपकी जो छुपाए हुए हो एक तरीके से कहिए गोपनीयता जैसे विभिन्न उद्देश्यों को भी ये पूरा करता है, ये होता है आपका प्रोसेस। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डोमेन नेम सिस्टम।
ये क्या कह रहा, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन को आपको खोजना करना है डोमेन में। डोमेन नाम प्रणाली डीएनएस के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो ये देखिए डीएनएस सर्वर यूज पोर्ट नंबर 53 दोस्तों, पहला ही बाय डिफॉल्ट बिल्कुल करेक्ट हो गया ये। तो यहाँ पे देखिए डीएनएस यूजेज टीसीपी फॉर द जोन ट्रांसफर एंड यूडीपी फॉर द क्वेरीज, ये भी दोस्तों करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डीएनएस कैचिंग द इम्प्रूव्स नेटवर्क इफिशियंसी, ये भी करेक्ट है। हमें तो गलत कौन सा है, ये तो इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, डीएनएस ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस, अरे ये भी करेक्ट है। अरे दोस्तों इसमें सब करेक्ट है, तो इसमें सही कौन सा है, फिर डी या ई ऑप्शन लगाओ, हटाओ इसको। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ई ऑप्शन सही है। ठीक, क्योंकि तीनों को तीनों सही है। ठीक, चारों चार को बोला ना, चारों सही है, ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलो, यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एक्सेल सेल रिफरेंसिंग, एक्सेल सेल के संदर्भ में सही कथन को पहचानिए। ठीक है, एक्सेल सेल के, अब ये थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन है। इसमें देखिए एब्सोल्यूट रिफरेंसिंग यूजिंग द डॉलर टू लॉक रो आर द कॉलम रिफरेंसिंग, करेक्ट को पहचानना है। ठीक है, करेक्ट को पहचानना है, तो ये तो भैया बिल्कुल से करेक्ट हमको लग रहा है। डॉलर को लॉक रो और कॉलम, हाँ सही है। सेल रिफरेंसेस आर नॉट यूज इन फॉर्मूला, ऐसा कुछ नहीं है। मिक्स रिफरेंसिंग इज नॉट पॉसिबल इन एक्सेल, ये भी नहीं। रिलेटिव रिफरेंसिंग कीप द सेल फिक्स इन ऑल फार्मूला, नहीं, नन ऑफ द। दोस्तों पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं। देखिए सेल रिफरेंसिंग का क्या तरीका है, जिसमें किसी फार्मूला में किसी विशिष्ट सेल या सेल रेंज का हम पता दिया जाता है। जैसे किस तरीके, A1, अभी जैसे मैंने बताया A1 B2 इस तरीके। ठीक है, अब एक तरीके एब्सोल्यूट रेफरेंस भी कहीं पूछा है ना, ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है, देखिए एक तरीके से कहिए एब्सोल्यूट रेफरेंस एक रो या कॉलम संबंधों को लॉक करने के लिए हम जो है डॉलर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ठीक, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का उपयोग सेल को लॉक करने के लिए हम करते हैं। इसका उपयोग केवल रो या केवल कॉलम को भी, ठीक है, लॉक करने के लिए भी हम उपयोग करते हैं, जिसको हम इस तरीके से लिखेंगे। जैसे $A1 लिख दिए, ठीक है, $2 लिख दिए। ठीक है, तो पूरे सेल को लॉक करने के लिए रो और कॉलम दोनों में हम केवल डॉलर का उपयोग कर देते हैं। ठीक है, उपयोग किया जाता है, तो उसको हम पूरे सेल के लिए इस तरीके से लिखेंगे। देखिए पूरे सेल को लिए, आल के लिए $A, फिर $1, $B, फिर $1। ठीक है, इस प्रश्न का इसलिए उत्तर क्या है, दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आयोग ने ये नहीं माना है। ठीक है, संशोधित की में, लेकिन दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग आपका ये सही है, उसने ये वाला मान रहा है, लेकिन ये नहीं सही है, पहला सही है। ठीक, टेंशन न लीजिए आप। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP व्हाट डज टोकनाइजेशन रिफर टू, प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग NLP में टोकनाइजेशन से क्या तात्पर्य है। स्प्लिटिंग टेक्स्ट इनटू इंडिविजुअल वर्ड ऑफ फ्रेजेज, टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों या वाक्यांशों में विभाजित करना। मतलब 79 का दोस्तों यही तो सही है, स्प्लिटिंग टेक्स्ट इनटू इंडिविजुअल वर्ड आर द फ्रेजेज, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। देखिए यहीं पे समझा देता हूं, आगे के ऑप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं। टोकनाइजेशन टेक्स्ट या अलग अलग शब्दों, मतलब चाहे आप टेक्स्ट लिख लीजिए या डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट जो वर्ड होते हैं, या आप सेंटेंस कह लीजिए इसको, सेंटेंसेस होते हैं, या कोई भी
जिसकी मीनिंगफुल वर्ड होगा, मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल शब्द, ठीक है। तब ठीक है, उनमें क्या करता है, ये उसको तोड़ देता है। मतलब एक एनएलपी में एक मूलभूत कदम है जो टेक्स्ट को मशीन रीडेबल, ठीक है, मैंने क्या बोला, मशीन रीडेबल, मशीन रीडेबल, जिससे मशीन पढ़ सके, ठीक है, मशीन रीडेबल प्रारूप में बदलने में इसको क्या करता है, पूरी तरीके से हेल्प करता है, ताकि आगे के प्रोसेसिंग और एनालिसिस या मॉडलिंग जो भी वो हो सके। समझ में आया? मशीन रीडेबल कौन बनाता है? स्प्लिटिंग टेस्ट, ये एनएलपी, ठीक, समझ में आया? अब इसके ऑप्शन है, इसको हटाओ। ये देखिए आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैच द टाइप ऑफ मोबाइल टेबल स्क्रीन से लिस्ट फर्स्ट विद देयर द कैरेक्टरिस्टिक लिस्ट सेकेंड। मोबाइल टैबलेट स्क्रीन के प्रकारों सूची फर्स्ट को उनकी विशेषताओं सूची सेकेंड से मिलाइए, ठीक। अब इसमें क्या है कि आप फिर से वही काम करिए कि आपको कौन सा सिंपल पड़ता है उसी को आप मिला लीजिए, ठीक है, उसी को आप मिला लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको कौन सा सिंपल पड़ रहा है। पहले एलसीडी के बारे में तो आप जान रहे हैं, तो एलसीडी को धर के मिला लीजिए। देखिए एलसीडी यहाँ पे हाई पिक्सल डेंसिटी एप्पल, लो पावर यूजर ऑफ द रीडेबल। ये देखिए बैकलिट कॉमन इन बजट डिवाइस, एलसीडी का बिल्कुल सही जवाब, ठीक। तो इसमें देखिए कहां पे है, कहीं पे है बी का तीसरा, ये देखिए रखा हुआ है, डी ऑप्शन इसका सही है। तो मतलब ए का कौन सा है, ए का चौथा गया, हाँ बिल्कुल। मॉडेरेल का वाइड कलर, मॉडेरेल का पेन क्या बन गया, वाइड कलर 2 ब्लॉक्स। सी का फर्स्ट बन गया, फिर कौन सा, रेटिना डिस्प्ले क्या है, हाई पिक्सल डेंसिटी। और ई लिंक क्या है दोस्तों, ई लिंक मतलब वाइब्रेट कलर ट्रू द ब्लैक, है ना, ब्लैक्स। तो आइए दोस्तों अभी इनको समझते हैं एक एक को। देखिए मॉडलेट, मॉडलेट विविध रंग, ठीक है, वास्तविक काले सफेद लिट पिक्सल जिसे बोलेंगे होता है। मॉडलेट स्क्रीन में प्रत्येक पिक्सल स्वयं प्रकाशित होते हैं, जिससे बेहतर रंग और गहरा काला रंग मिलता है, और यह बिजली भी कम खपत करता है। कौन सा बिजली भी कम खपत करता है, या ये वाले को, एमोडल्ट, ठीक है। तो पहला वाला सुनते रहिए, एमोल्ड बता दिया ना। दूसरा एलसीडी, एलसीडी क्या है भैया, देखिए बैकलिट बजट डिवाइसों में आम होता है। एलसीडी स्क्रीन को प्रकाशित करने के लिए एक अलग बैकलाइट की आवश्यकता होती है, और ये आमतौर पे एमोल्ड की तुलना में कम महंगे होते हैं। तो फिर अब तीसरे पे आ जाए, रेटिना पिक्सल क्या है, रेटिना डिस्प्ले, रेटिना डिस्प्ले ना, रेटिना डिस्प्ले हाई क्वालिटी के हाई क्वालिटी पिक्सल्स, ठीक है, हाई क्वालिटी पिक्सल डेंसिटी होता है। रेटिना डिस्प्ले एप्पल द्वारा अपने उपकरणों के लिए बनाया गया है। यह मार्केटिंग शब्द है जो एक ऐसी स्क्रीन को संदर्भित करता है जिसमें पिक्सल घनत्व तो इतना अधिक होता है कि सामान्य देखने की दूरी पर व्यक्तिगत पिक्सल को नग्न आंखों से पहचानना मुश्किल हो जाता है। समझ में आया इतना? तो ई लिंक क्या है इसके बारे में अब जान लीजिए। ई लिंक इसको भी जान लीजिए। देखिए मतलब कम पावर का ई रीडर्स में प्रयोग होता है। ई इंक डिस्प्ले बहुत कम बिजली का उपयोग करता है, कागज जैसे प्रभाव पैदा करते हैं जो उन्हें ई रीडर्स के लिए आदर्श मानता है। और इस तरीके से हमारा ये सभी ऑप्शन को हम डिस्कस कर दिए। दोस्तों देखिए, यदि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से पसंद आई है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए
शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में, और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको हर एक जितने अभी तक यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर जूनियर असिस्टेंट के हुए हैं सभी के प्रीवियस पेपर चाहिए या थ्योरेटिकल वीडियो भी चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।